हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह और गाइस आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया चैप्टर दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और गाइस अगर मैं आपको इसके बारे में बात करूं तो ये मैं कह सकता हूं कि इंडिया में जितने भी लॉज चलते हैं ना, कमर्शियल लॉज जैसे कंपनी लॉ हो गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, पार्टनरशिप एक्ट हो गया, कहीं ना कहीं ऑल्दो कंपनी लॉ इज अ कॉर्पोरेट लॉ लेकिन उसमें कमर्शियली एंगल भी आता है। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन एक्ट हो गया तो इसका जिक्र जरूर आता है, इसका लिंक जरूर होता है। जैसे आप खुद समझो ना, आप किसी से कोई गुड्स परचेस कर रहे हो तो गुड्स परचेस करने पे कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट तो लगेगा, और गुड्स परचेस करना सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी लगेगा। सेम आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो तो पार्टनरशिप एक्ट तो लगेगा, लेकिन पार्टनरशिप अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट है तो ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी लगेगा। तो मैं कह सकता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो हर जगह लगता ही है, ज्यादातर जहां भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वहां कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगा। अब तुम्हारे से कुछ एनालिसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872। देखो, एक्ट का मतलब आप सबको पता है, लॉ कैसे बनता है। मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता दिया था आप लोगों को कि कोई भी एक्ट बनने से पहले बिल होता है, देन उसको बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से पास कराया जाता है। देन उसके बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी असेंट देते हैं, देन दैट बिल बिकम्स एक्ट। असेंट मीन साइन कर देते हैं, देन दैट बिल बिकम्स एक्ट। उसके तो बिल एक्ट बन जाता है। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 स्टार्ट कर रहे हैं। अब एक चीज क्लियर है, एक्ट मींस लॉ। 1872 यहां पे ये वर्ड ये डिनोट कर रहा है कि ये एक्ट इंडिया में 1872 में 1872 में इंडिया में आया होगा। इंडियन मींस इंडिया का है। अब समझने वाली टर्म पता है क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। और एक क्वेश्चन कि सर ये लॉ इंडिया में आया 1872 में, तो इसका मतलब इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलेट करने के लिए जो लॉ बनाया गया वो कब बनाया गया, 1872 में। तो मेरा एक क्वेश्चन है, क्या 1872 से पहले इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते थे? क्या 1872 से पहले इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते थे? है जी, क्योंकि सर एक्ट तो 1872 में बना है, 1872 में बना है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में 1872 के बाद ही होने शुरू हुए होंगे, है ना? ऐसा, या 1872 से पहले भी इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट होते थे? बताओ, जल्दी बोलो, सोच लो सोच लो सोच लो। सर एक चीज बताओ मेरे को, फिर मैं समझाता हूं यहां पे कि कोई लॉ जो इंडिया में बनाया जाता है या दुनिया में कहीं भी बनाया जाता है, वो इसलिए बनाया जाता है कि ये चीज एग्जिस्टेंस में हो ही नहीं रही, उसको लाने के लिए बनाया जा रहा है। या कोई चीज एग्जिस्टेंस में हो रही है, उसके अंदर कुछ कमियां हैं, उसको दूर करने के लिए बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल लेके बात करें, इंडिया में डायनासोर हैं ही नहीं, क्या डायनासोर के लिए लॉ बना दें कि डायनासोर ऐसे चलेंगे, डायनासोर ऐसे बैठेंगे, डायनासोर शाम को इतने बजे बाहर आएंगे, ऐसा कोई लॉ बना दें? नहीं ना, क्योंकि वो चीज एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। सिमिलरली आपको पता होगा, जब इंडिया में टेक्नोलॉजी ग्रो नहीं करी थी तो इंडिया में टेक्नोलॉजी को लेके लॉ कोई नहीं था, कोई भी लॉ नहीं था। लेकिन जैसे जैसे इंडिया में टेक्नोलॉजी बढ़ी, आपको पता ऑनलाइन स्कैम होने शुरू हुए, सब कुछ होना शुरू हुआ, तो इंडिया में टेक्नोलॉजी को लेके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 लाया गया। आईटी एक्ट बोलते हैं उसको शॉर्ट में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इसका मतलब पहले चीज आती है, उसमें कोई कमियां होती हैं, उसको हटाने के लिए फिर लॉ बनाया जाता है। सिमिलरली जब कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था, आपका ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो एक चीज तो क्लियर है कि 1872 से पहले, 1872 से पहले भी इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट्स होते होंगे, उनमें कुछ कमियां होती होंगी, उनको हटाने के लिए लॉ बनाए जाते होंगे। एक चीज बता दूं, 1872 से पहले कॉन्ट्रैक्ट्स दो तरीके से बनते थे। एक तो वही ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस के बेस पे, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, आपने कोई भरोसा करो, कोई लॉ नहीं है, कोई भी लॉ नहीं है, आप सामने वाले भरोसा कर रहे हो, उसके बेस पे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कॉन्फिडेंस के बेस पे, ट्रस्ट है सामने वाले पे, उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। दूसरा तरीका क्या होता था, आप जी के जो इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट होते थे वो दो बेसिकली लॉ से चलते थे, एक चलता था एचपीएल, एक चलता था एमपीएल, हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ। और इसी मुस्लिम पर्सनल लॉ को हम लोग इस्लामिक लॉज भी बोलते हैं। कभी किसी के मुंह से आप सुनोगे, आप गूगल पे चेक करोगे तो आपको पता लगेगा कि इसको हम इस्लामिक लॉज भी बोलते हैं। इन दोनों लॉज के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारे लेकूनास थे। लेकूनास समझ रहे हैं, लेकूनास मींस लूप होल्स थे, लेकूनास थे।
उन सारी चीजों को हटाने के लिए बनाया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उन सारी चीजों को हटा के, क्योंकि हिंदू वाले जो लॉज थे वो हिंदुओं को कहीं ना कहीं फेवर करते थे, मुस्लिम वाले लॉज जो थे वो मुस्लिम को कहीं ना कहीं फेवर करते थे। इन सारी चीजों को हटा के इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, कास्ट, रिलीजन एक यूनिफॉर्म लॉ बनाया गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसका मतलब 1872 से भी पहले इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट होते थे, आज भी होते हैं, लेकिन 1872 के बाद एक यूनिफॉर्म लॉ आ गया। उससे पहले कोई यूनिफॉर्म लॉ नहीं था, लेकिन होते पहले भी थे। तो इससे एक चीज क्या निकल कर आई कि सर लॉ तो शुरू से ही होते हैं, बस फर्क इतना ही होता है कि जब इंडिया में लॉ बनाए जाते हैं तो उस केस के अंदर या दुनिया के अंदर कहीं पे भी, तो पहले कोई चीज मार्केट में आती है, उसमें कोई कमियां होती हैं, उनको हटा के क्या बनाया जाता है, उनको दूर करने के लिए क्या बनाया जाता है, लॉ। अब समझते हैं कि सर ये जो बार बार इस एक्ट में वर्ड, एक्ट तो आपको पता है ये कैसे बनता है। 1872 क्या डिनोट कर रहा है कि 1872 में आया होगा। इंडियन मींस इंडिया का है। अब समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट शब्द का मतलब क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है, लॉ बोलता है कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एन एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज एच, सेक्शन 2 क्लॉज एच। अच्छा चीज समझना, जनरली लॉ पढ़ने का तरीका होता है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया सेक्शन 180 A1(2), तो जनरली लॉ पढ़ने का तरीका होता है सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, और इसको हम पढ़ेंगे सब क्लॉज। तो जनरली लॉ पढ़ने का तरीका होता है पहले सेक्शन आता है, देन सबसेक्शन, देन क्लॉज, देन सब क्लॉज। जैसे हम अगर हम इस ए वाले पॉइंट को पढ़ रहे हैं तो हम बोलेंगे सेक्शन 180 का सबसेक्शन ए पढ़ रहे हैं हम। फिर अगर हम आगे 1 वाले को पढ़ रहे हैं तो हम ये बोलेंगे हम सेक्शन 180 के सबसेक्शन ए का क्लॉज 1 पढ़ रहे हैं। फिर अगर हम आगे 2 वाला पढ़ रहे हैं ये वाला, तो हम ऐसे बोलेंगे सेक्शन 180 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज 1 का सब क्लॉज 2 पढ़ रहे हैं, है ना। क्लॉज 1 का सब क्लॉज 2 कह रहा हूं, सॉरी, सेक्शन 180 के सबसेक्शन 1 का क्लॉज 1 का आगे, फिर नीचे वही सब क्लॉज 2 पढ़ रहे हैं, राइट। नीचे क्लॉज सब क्लॉज 2 पढ़ रहे हैं जो उसके अंदर आ गया। तो जनरली लॉ पढ़ने का तरीका ये होता है सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज। जनरल पढ़ने का तरीका ये होता है। लेकिन 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 अब जरा समझना है, कई बार ऐसा होता है कि सेक्शन के बाद सबसेक्शन नहीं आता, सीधा क्लॉज आ जाता है। उसकी रीजनिंग में अभी नहीं दे रहा, आने वाले टाइम पे दूंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन है वो सेक्शन 2 क्लॉज एच में। लॉजिकली मेरे को यहां पे सेक्शन 2 के बाद सबसेक्शन बोलना चाहिए था, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, क्लॉज। इसकी रीजनिंग के आगे वाली 2 या 3 क्लास में दूंगा, वो जान के नहीं दे रहा क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकल है। अभी के लिए इतना मान के चलो कि ये जो है वो क्लॉज है। तो अभी तो कॉन्ट्रैक्ट शब्द को समझने पे फोकस रखो, सेक्शन के बाद क्लॉज बोल रहे हैं उससे आपको कोई लेन देन नहीं है। तो सेक्शन 2 क्लॉज एच में कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन, और ये बोलता है एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इस कॉन्ट्रैक्ट। लॉ कहता है कोई ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल है वो कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसका मतलब यहां पे एक चीज निकल के आई कि 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एग्रीमेंट, दूसरा एनफोर्सेबिलिटी। तो मैं कह सकता हूं सीधी सी भाषा में 2 शब्द समझने हैं हमारे को। कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम सीधी सी भाषा में बोले तो हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। अब सर दोनों टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। सर एग्रीमेंट होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, और एनफोर्सेबिलिटी जो वर्ड है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 में डिफाइन किया गया है। जनरली वैसे एनफोर्सेबिलिटी का हिंदी मतलब होता है लागू करना, जनरली एनफोर्सेबिलिटी का हिंदी मतलब क्या होता है, लागू करना, लेकिन यहां पे वो मतलब नहीं है। यहां पे लॉ बोलता है एक एग्रीमेंट तब एनफोर्सेबल माना जाएगा जब वो सेक्शन 10 की कंडीशंस पूरी करेगा, और सेक्शन 10 में 6 कंडीशंस दी गई हैं। अगर वो 6 कंडीशन पूरी करेगा तो एनफोर्सेबिलिटी पूरी हो जाएगी, और अगर एग्रीमेंट हो गया, एनफोर्सेबिलिटी हो गई, दोनों चीजें पूरी हो गई, तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। अब इन दोनों को समझते हैं कि सर एग्रीमेंट जो हमने समझा ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस ये क्या चीज है। जैसे देखना, जैसे ए ने बी को बोला, ए ने बी को ऑफर दिया, आई वॉन्ट टू सेल यू माई कार, आई वॉन्ट टू सेल यू माई कार एट ₹2 लाख। ए ने बी को ऑफर दिया कि भाई मैं तेरे को अपनी कार 2 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं।
जो बंदा ऑफर देता है उसे हम बोलते हैं ऑफरर, और जिसको ऑफर दिया जाता है उसे हम बोलते हैं ऑफरी। ए ने बी को ऑफर दिया कि भाई मैं तेरे को अपनी कार 2 लाख रुपए बेचना चाहता हूं, और बी ने ए को बोला आई एम विलिंग टू बाय योर कार एट ₹2 लाख, और बी ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी कि हां भाई मैं तेरी कार 2 लाख रुपए में खरीदने को तैयार हूं। दिस इज एग्रीमेंट। तो ये क्या बन गया? एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट तो हो गया। इसका मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट होता है। उसने उसे ऑफर दिया, उसने उसे एक्सेप्टेंस दे दी, एग्रीमेंट तो हो गया। अभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं बनेगा वो 6 कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी, वो क्या है आगे बात करेंगे, लेकिन एग्रीमेंट तो हो गया। और इसका मतलब ये कि हमारे इंडिया में हम रोज ही एग्रीमेंट करते हैं। अब खुद सोचो, हम किसी दुकान पे गए किराने की, हमने उसको बोला कि भैया हमारे को एक चॉकलेट दे दो, तो मैंने उसे क्या दिया है? ऑफर। उसने चॉकलेट निकाल कर दे दी, उसने हमें क्या दी? एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट हो गया। हम किसी शोरूम में गए, हमने उसको बोला कि भैया बाइक दे दो, हमने उसे क्या दिया? ऑफर। उसने हमारे को बाइक दे दी, उसने क्या दिया? एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट तो हो गया। इसका मतलब हम रियल लाइफ में रोज एग्रीमेंट करते हैं। और लॉ बोलता है एग्रीमेंट में बी इन ओरल, एग्रीमेंट में बी इन ओरल एंड मे बी इन राइटिंग। एग्रीमेंट बोल के भी हो सकता है और लिख के भी हो सकता है। मे बी इन राइटिंग, एग्रीमेंट बोल के भी हो सकता है और लिख के भी हो सकता है। जैसे आप किसी किराने की दुकान पे जाते हो और उसको बोलते हो कि भैया टॉफी दे दो, ये दे दो, वो दे दो, आटा तोल दो, तो आप जो से ऑफर दे रहे हो वो बोल के दे रहे हो, और वो भी जो आपका एक्सेप्टेंस दे रहा है वो बोल के दे रहा है, तो वो ओरल एग्रीमेंट है। लेकिन जब आप किसी शोरूम में कार परचेज करने जाते हो, आप बाइक परचेज करने जाते हो, आपको पता है प्रॉपर आपके नाम पे डॉक्यूमेंट ट्रांसफर होते हैं, आपके नाम पे आरसी आती है, आपके नाम पे सब कुछ प्रॉपर पेपर्स बनते हैं, तो इसका मतलब वो भी एग्रीमेंट हो रहा है। लेकिन वो कौन सा एग्रीमेंट है? राइटिंग में। वो कौन सा एग्रीमेंट है? राइटिंग में। तो एग्रीमेंट बोल के भी हो सकता है और लिख के भी हो सकता है। तो हमारे को एग्रीमेंट शब्द तो समझ आ गया, एग्रीमेंट शब्द तो समझ आ गया कि एग्रीमेंट क्या होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। अब हमारे को समझना है कि व्हाट इज एनफोर्सेबिलिटी, क्योंकि लॉ ये बोलता है कि अगर कोई एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, वरना नहीं बनेगा। लॉ कहता है अगर किसी एग्रीमेंट को एनफोर्सेबल बनाना है तो आपको सेक्शन 10 की 6 कंडीशंस हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी। सेक्शन 10 में कितनी कंडीशंस हैं? 6 कंडीशंस हैं, वो पूरी करनी पड़ेंगी। पहली कंडीशन है कंपीटेंट पार्टीज। कंपीटेंट पार्टीज, आप जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो बंदा कंपीटेंट होना चाहिए। कंपीटेंट मींस योग्य, कॉन्ट्रैक्ट करने की योग्य होना चाहिए। और हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बोलता है हमारे इंडिया में हर बंदा कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य है एक्सेप्ट 3, मतलब 3 लोगों को छोड़ के इंडिया में हर बंदा हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मान के चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य है। तो वो कौन 3 लोग नहीं है? जो कौन 3 लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उनका नाम पढ़ लेते हैं। लॉ कहता है पहला है माइनर, पहला है माइनर। सेकंड है अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड। तीसरा है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। लॉ कहता है, आप तीनों को समझते हैं, लॉ कहता है माइनर वो है जो अभी तक इंडिया में 18 साल का नहीं हुआ। 18 साल का नहीं हुआ। हमारे इंडिया में हम माइनर को 18 साल के होने के बाद ही मेजर मानेंगे, वरना वो माइनर है। अनसाउंड माइंड जो है, लॉ कहता है वो जिसका दिमाग काम नहीं करता। हालांकि अनसाउंड माइंड में और भी हम फर्दर कैटेगरी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम अनसाउंड माइंड वो जिनका दिमाग काम नहीं करता। आपने देखा होगा जिनका ट्रीटमेंट चलता है। तीसरे आते हैं पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। इसका अगर मैं बेस्ट एग्जांपल लो तो एग्जांपल संजू बाबा, सलमान खान, संजय दत्त, सलमान खान, ये सब आपने देखा होगा। ये लोग किसी, आपको पता है सलमान खान के ऊपर केस चल रहा था, संजय दत्त के ऊपर केस चल रहा था, जब तक इनके ऊपर केस चल रहा होता है तो लॉ कहता है तब तक ये क्या है? डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तब तक ये क्या है? डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, और ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लेकिन इसकी एक्सेप्शन है, तुम्हारे को आगे पढ़ाऊंगा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन दे दे तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसलिए तुमने देखा होगा कि जनरली ये लोग जेल में होते हैं लेकिन फिर भी शूटिंग करने के लिए परमिशन लेके बाहर आ जाते हैं, तो वो एक एक्सेप्शन है। लेकिन जनरली ये लोग क्या है? डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो जिनके ऊपर कोई केस वगैरह चल रहे होते हैं, इसमें बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं। कन्विक्ट आता है, एलियन एनिमी आता है, सब डिटेल में आगे बात करेंगे। अगर सपोज आप किसी दूसरी कंट्री से कॉन्ट्रैक्ट करके बैठे हो और आपकी उस कंट्री से वॉर छिड़ जाए, तो लॉ कहता है वो कंट्री हमारे लिए डिस्क्वालीफाई बाय लॉ है। वो कंट्री का पर्सन जिसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट करा वो क्या है? डिस्क्वालीफाई बाय लॉ। तो इसकी बहुत बड़ी कैटेगरी हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो ले देखे अभी सिर्फ इतना समझो
कि लॉ कहता है कि इंडिया में हर बंदा कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य है एक्सेप्ट 3, तो वो 3 ये हैं जो नहीं कर सकते, तो ये हम कह सकते हैं कि these three categories of persons fall under अनसाउंड माइंड। ये 3 तरीके के लोग अनसाउंड माइंड में आते हैं। नेक्स्ट आता है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट, अब ये फ्री कंसेंट का मतलब क्या, जरा समझो। सर कंसेंट का मतलब होता है सहमति, कंसेंट का मतलब होता है सहमति। फ्री का मतलब होता है विदाउट एनी बर्डन, विदाउट एनी बर्डन, विदाउट एनी बर्डन। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, जरा समझो। मैं किसी के पास गया, एग्जांपल लेके बात करते हैं कि मैं किसी के पास गया और मैंने उसको बोला कि भाई मैं तेरे को अपनी बाइक बेचना चाहता हूं, तू खरीदेगा? उसने कहा खरीदूंगा। तो मैंने उसे क्या दिया? ऑफर। उसने मेरे को क्या दी? एक्सेप्टेंस। क्या उसने जो मेरे को सहमति दी, क्या उसने फ्रीली दी या कोई दबाव था? फ्रीली दी, उस पर कोई दबाव नहीं था। लेकिन केस टू एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। मान लो एक पर्सन है, ये रोड से जा रहा है, इसने अभी न्यू बाइक परचेज करी है, न्यू बाइक परचेज करी है जिसकी वैल्यू है 1 लाख, जिसकी वैल्यू कितनी है? 1 लाख रुपए। ये रोड से जा रहा था, इसको मीनवाइल एक पर्सन मिल गया, मिस्टर बी। ये जो मिस्टर बी है ये बदमाश है, गुंडा है, ये है गुंडा, ये बदमाश है, उस एरिया का वसूली है, ये भाई है उस एरिया का डॉन जो भी है। तो मिस्टर बी इसको रास्ते में मिल गया, मिस्टर बी ने बोला भाई तेरी बाइक तो बड़ी अच्छी लग रही है, कितने की लाया है? इसने कहा 1 लाख रुपए की, अभी भी निकलवा के लाया हूं भाई। बी ने एक कान पे रपटा मारा और उसको बोला पकड़ 20,000 पे। बी ने एक कान पे रपटा मारा और उसे क्या बोला? पकड़ 20,000 पे और चलता बन, पकड़ 20,000 पे और चलता बन, अपनी बाइक की चाबी यहीं छोड़ दिया वरना मारूंगा बहुत। अब ए डर गया, तो बी ने उसे बेसिकली ऑफर दिया था कि 20,000 पे पकड़ अपने और चलता बन, चाबी छोड़ जा। और ए ने उसे अपनी एक्सेप्टेंस दे दी एक किस्म से। ए डर गया और उसने अपनी एक्सेप्टेंस दी। अब यहां पे ऑफर एक्सेप्टेंस तो हो गया, एग्रीमेंट तो हो गया, लेकिन क्या इस एग्रीमेंट में कंसेंट फ्री थी या कोई दबाव था? दबाव था। किसके ऊपर दबाव था? ए के ऊपर। किसने प्रेशर डाला था? बी ने। तो लॉ कहता है ये फ्री कंसेंट नहीं है, ये लॉ कहता है ये फ्री कंसेंट नहीं है। लेकिन और आपको क्या करना है? आप जब भी एग्रीमेंट करोगे तो आपका एग्रीमेंट वैलिड सिर्फ तभी माना जाएगा जब आपकी कंसेंट क्या होगी? फ्री। अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो एग्रीमेंट वैलिड नहीं है। तो ये सेकंड कंडीशन हो गई। नेक्स्ट आता है कंपीटेंट पार्टी हो गया, फ्री कंसेंट हो गया। थर्ड आता है लॉफुल ऑब्जेक्ट। थर्ड क्या आता है? लॉफुल ऑब्जेक्ट। ये लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या है जरा समझो। ए के दिमाग में आया कि मैं इंडिया में, ऑब्जेक्ट का मतलब है यहां पे बिजनेस। ए के दिमाग में आया कि यार मैं इंडिया में ना रेडीमेड गारमेंट का काम करूंगा। क्या ये लॉफुल है? यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कर। ए के दिमाग में आया मैं इंडिया में शूज मैन्युफैक्चरिंग का काम करूंगा। क्या ये लॉफुल है? यस। ए एक पर्सन है, ए, उसके दिमाग में आया कि मैं इंडिया में ओपियम बेचूंगा। ओपियम, ओपियम समझ आता है? अफीम, चरस, गांजा, अफीम, चरस, गांजा बेचूंगा। क्या ये लॉफुल है? नहीं। इंडिया में आप ये काम नहीं कर सकते। अगर आप ये काम कर रहे हो तो आपका एग्रीमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा, एनफोर्सेबल नहीं है। आपका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। आप जिस चीज का काम कर रहे हो वो लॉफुल होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कंपीटेंट पार्टी हो गया, फ्री कंसेंट हो गया, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो गया। फोर्थ आता है लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन। सर कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ आना, बदले में कुछ आना। जैसे एक बात बताओ, आप किसी दुकान पे गए, आपने उसको बोला कि भैया मेरे को एक 100 रुपए वाली चॉकलेट दे दो। आपने उसे ऑफर दिया, उसने आपको एक्सेप्टेंस दी, ले लो भैया ले लो चॉकलेट 100 रुपए की। तो आपने उसको कंसिडरेशन में क्या दिया? 100 रुपए। उसने आपको रिटर्न में क्या दिया? चॉकलेट। तो आपके लिए कंसिडरेशन क्या थी? चॉकलेट। उसके लिए कंसिडरेशन क्या थी? 100 रुपए। इसका ना दोनों तरफ से रिटर्न में कुछ जा रहा है, तो उसे हम बोलते हैं कंसिडरेशन। उसे हम क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन का मतलब है समथिंग इन रिटर्न, लेकिन एक वर्ड लगा हुआ है साथ में, ये क्या होनी चाहिए? लॉफुल। ये क्या होनी चाहिए? लॉफुल। एग्जांपल लेके बात करते हैं, आप इंडिया में चॉकलेट खरीद बेच रहे हो, वो लॉफुल है। लेकिन केस टू, मैं गया
एक दुकानदार के पास छुप के वो किसी जगह पे, और मैंने उसको बोला भाई एक अफीम की पुड़िया दे दे 1000 रुपए की। मैंने उसे क्या बोला, एक अफीम की पुड़िया दे दे, अफीम का पैकेट दे दे 1000 रुपए का। मैंने उसे 1000 रुपए पकड़ा, मैं चुपचाप अफीम लेके आ गया। इसका मतलब मैंने उसे कंसिडरेशन में क्या दिया, 1000 रुपए। उसने मेरे को कंसिडरेशन में क्या दी, अफीम। लेकिन क्या वो लॉफुल है, नहीं। इंडिया में अफीम, चरस, गांजा बेचना लॉफुल नहीं है, तो वो अनलॉफुल है। तो हमारा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, एनफोर्सेबल नहीं होगा। आपको जब एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, ऑफर एक्सेप्टेंस तो हो गई, तो एनफोर्सेबल की 6 कंडीशन अभी हमने 4 पढ़ी है, 6 की 6 पूरी होंगी तभी वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो इसका मतलब आपका जो कंसिडरेशन होनी चाहिए वो लॉफुल। अब बच्चा पूछता है सर थर्ड और फोर्थ में फर्क क्या है। थर्ड में भी आपने बोला था अफीम नहीं बेचोगे, फोर्थ में भी आपने बोला अफीम नहीं खरीदोगे। आपको यहीं से समझ आ गई होगी, थर्ड सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से है और फोर्थ कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, कि सेलर जो चीज बेचेगा वो लॉफुल बेचेगा, कस्टमर जो चीज खरीदेगा वो भी लॉफुल खरीदेगा। फिफ्थ आता है नॉट डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट must not be declared as void। कहता है आपके ऑब्जेक्ट जिसको लेके आप एग्रीमेंट कर रहे हो, ऑब्जेक्ट मींस मुद्दा, जिसको लेके आप एग्रीमेंट कर रहे हो वो वॉइड नहीं होना चाहिए, वॉइड नहीं होना चाहिए। वॉइड का मतलब होता है यूजलेस, वॉइड मींस यूजलेस, व्यर्थ। आप जिसको लेके एग्रीमेंट कर रहे हो वॉइड नहीं होना चाहिए। एग्जांपल, ए बी को बोलता है तेरे को 2 लाख रुपए दूंगा, आसमान में जितने तारे गिन के दिखा दे। बी कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, गिन दूंगा। ए ने बी को क्या दिया, ऑफर। बी ने ए को क्या दी, कि मैं गिन दूंगा तारे, एक्सेप्टेंस। लेकिन क्या ये वो तारे गिन पाएगा, क्या वो पॉसिबल है, नहीं। इसका मतलब जो उन्होंने एग्रीमेंट करा वो स्टार्टिंग से ही क्या है, यूजलेस। और लॉ कहता है आप जो भी एग्रीमेंट करोगे वो यूजलेस नहीं होना चाहिए। मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि आप जो भी कोई काम करोगे वो एक किस्म से पॉसिबल होना चाहिए, उसकी पॉसिबिलिटी हो कि वो काम हो सकता है। एग्जांपल, ए बी को बोलता है तेरे को 2 लाख रुपए दूंगा, जुपिटर पे जाके 10 पंखे बेचा। जुपिटर मींस अनदर प्लेनेट, क्या वो उधर बेच सकता है, नहीं बेच सकता। ये चीज स्टार्टिंग से ही इंपॉसिबल है, तो इसलिए वो भी वॉइड है। तो इसका मतलब फिफ्थ पॉइंट में वो वाले पॉइंट आएंगे जो इंपॉसिबल नहीं है। अगर आपने इंपॉसिबल है तो फिर आप एनफोर्सेबल नहीं हो, फिर आप एनफोर्स नहीं करा सकते। अगर आपका एग्रीमेंट इंपॉसिबल है तो फिर आप एनफोर्स नहीं करा सकते। आप जितने भी एग्रीमेंट करोगे वो इंपॉसिबल नहीं होने चाहिए, है ना। और सिक्स्थ आता है अब लास्ट पॉइंट, सिक्स्थ आता है अब लास्ट पॉइंट, लीगल रिलेशंस। रिलेशंस मस्ट बी लीगल, रिलेशंस मस्ट बी लीगल। कहता है रिलेशंस आपके क्या होने चाहिए, लीगल होने चाहिए इंस्टेड ऑफ सोशल। सोशल नहीं होने चाहिए, क्या होने चाहिए, लीगल। अब ये लीगल और सोशल में क्या फर्क होता है जरा समझो। सपोज आपके पापा ने आपको बोला कि बेटा इस बार अगर तेरे 12th में 90% से ऊपर मार्क्स आ गए तो तेरे को आईफोन दिलवाऊंगा, सबके मां बाप बोलते हैं। फिर आपके मान लो 12th में रिजल्ट आया, आपके 95% आ गए। आपने पापा को बोला पापा फोन, पापा कहते कौन सा फोन, कैसा फोन, चुपचाप बैठ जा, ज्यादा ही लेना है तो एमआई ले ले, ओप्पो ले ले, एप्पल एप्पल नहीं, शक्ल देखी एप्पल वाली, जो भी है, मतलब पापा मम्मी ने सुना दिया। इसका मतलब पापा ने पहले आपको ऑफर दिया था कि मैं तेरे को फोन दिलवाऊंगा, है ना, और अब वो मना कर रहे हैं। आपके साथ एग्रीमेंट हुआ था, आपने भी कहा ठीक है मैं ले लूंगा आपसे फोन, आप दिलवाओगे तो 90% पे, और अब आपको मना कर रहे हैं। तो क्या आप पापा पे केस कर दो, पापा ने तो ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट करा है, पापा ने एग्रीमेंट तोड़ा है ना, पापा पे केस कर सकते हो आप कि पापा ने बोला था फोन दिलवाने के लिए अब नहीं दिलवा रहे, पापा पे केस कर दो जाके, कर सकते हो, नहीं। सर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपके और पापा के बीच में जो रिलेशन है वो सोशल है, लीगल नहीं है। सेम एग्जांपल 2 लेके बात करते हैं। सपोज आपके घर में गेस्ट आने वाले हैं 18-20। आपकी मम्मी को 4 बजे फोन आया कि आज हम सारे आ रहे हैं आपके घर पे, खाना वाना रेडी करके रखना। आपकी मम्मी बड़ी मेहनत से खाना वाना बना रही है, सब कुछ कर रही है। मम्मी सोच रही है कि मम्मी ने पूछा आप कितने बजे तक आओगे, उन लोगों ने बोला हम 7 साढ़े 7 बजे तक आ जाएंगे। मम्मी ने खाना वाना रेडी करा, मम्मी 7 बजने वाले हैं, मम्मी का खाना रेडी हो गया, मम्मी ने 20 लोगों का खाना बना दिया। मम्मी ने फोन करा हाँ भाई कहाँ हो, तो वो रिश्तेदार कह रहे हैं यार हम ना इधर आने वाले थे लेकिन हमारा कोई प्रोग्राम चेंज हो गया, हम यहीं से वापस जा रहे हैं कहीं और, तो हम आज नहीं आ रहे, सॉरी। आपकी मम्मी का मूड खराब हो गया, यार 20 लोगों का खाना बर्बाद करवा दिया उन्होंने। तो क्या अब आपकी मम्मी रिश्तेदारों पे केस कर दे, हैं, क्या रिश्तेदारों में मम्मी केस कर दे,
आपका और रिश्तेदारों, आपकी मम्मी का और रिश्तेदारों के बीच में जो एग्रीमेंट है वो लीगल था, सोशल था? सोशल था। इसका मतलब आपको अगर किसी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो आपके और सामने वाली पार्टी के बीच में रिलेशन लीगल होना चाहिए, सोशल नहीं होना चाहिए। अब लीगल का एग्जांपल देते हैं। मैं एक शोरूम में गया बुलेट लेने, रॉयल इनफील्ड लेने। आपको पता है कि इंडिया में रॉयल इनफील्ड हो गया, एक्टिवा हो गया, इन सबकी एडवांस बुकिंग चलती है। सपोज मैंने उससे पूछा बुलेट कितने की है, उसने बोला 2 लाख रुपए की है। तो उसने कहा आप 10,000 रुपए की एडवांस बुकिंग करा दो, 3 महीने बाद डिलीवरी होगी। मैंने उसे 10,000 रुपए एडवांस पकड़ाए, एग्रीमेंट हो गया मेरे बीच में कि 3 महीने बाद डिलीवरी होगी। 3 महीने बाद जब मैं अपनी बुलेट लेने गया तो मैंने उनको कहा सर ये लो बाकी के 1,90,000 मेरे को मेरी बुलेट दे दो। वो कहता कौन सी बुलेट, कैसी बुलेट, हम तुम दे रहे? वो कहता भाई मैंने आपको 10,000 रुपए दिए। वो शोरूम वाले को कहता मैंने आपको 10,000 रुपए दिए, देखो रसीद भी है मेरे पास, और आप मेरे को क्यों दे रहे? कहा शोरूम वाले कहते हम नहीं दे रहे, जो करना कर ले। इसका मतलब सामने वाला आपके साथ एग्रीमेंट तोड़ रहा है। लेकिन अब आपके साथ जो उसने एग्रीमेंट तोड़ा, आपका शोरूम वाले के साथ रिलेशन लीगल था, सोशल था? लीगल था, प्रॉपर राइटिंग में था, आपके पास हर चीज थी। अब आप उसके ऊपर केस कर सकते हो, अब आप उसके ऊपर केस कर सकते हो क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। इसका मतलब वो एनफोर्सेबल है। इसका मतलब अगर आपको किसी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो आपको ये 6 की 6 कंडीशन पूरी करनी पड़ेंगी। अगर 6 में से एक भी पूरी नहीं हुई तो वह एग्रीमेंट एग्रीमेंट ही रह जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। इसका मतलब किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो 6 की 6 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। अब सबको सम अप करते हैं और मैं तुम्हारे को बताता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट बनेगा या नहीं बनेगा। अब एक चीज देखना, मान लो अब सिंपल सी भाषा में देख रहे हैं, ए गया बी के पास और बी का मान लो कार का शोरूम है, और ए कहता है कि भाई मेरे को i20 कार खरीदनी है आपसे, i20 कार खरीदनी है। कितने की है? बी ने बोला 10 लाख रुपए की है। बी ने बोला 10 लाख रुपए की है। तो ए ने कहा दे दो, ए ने कहा दे दो। इसका मतलब इन दोनों के बीच में ऑफर एक्सेप्टेंस हो गया। अब उसके होने के बाद, ऑफर एक्सेप्टेंस होने के बाद लेटर ऑन यहां पे इससे ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गई, एग्रीमेंट तो हो गया। अब हमारे को ऑफर एक्सेप्टेंस कैसे हुई? इसने उसको बोला कि मेरे को आपकी कार खरीदनी है, उसने कहा मैं बेच दूंगा, अगर आपको खरीदनी है तो खरीद लो। तो इसने ऑफर दिया कि मेरे को आपकी कार खरीदनी है, बी ने एक्सेप्टेंस दी कि हाँ मैं कार बेचने को तैयार हूं। तो ऑफर एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट हो गया, यस। क्या अभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा या नहीं बनेगा? हमारे को वो 6 कंडीशन चेक करनी है। 6 कंडीशन क्या क्या है अब आपने देखी? सर 6 कंडीशन क्या है? कंपीटेंट पार्टीज। तो मैं मान के चलता हूं जो ए और बी आपस में खरीद रहे हैं, खरीद बेच रहे हैं, वो ना तो माइनर है, ना वो अनसाउंड माइंड है, ना वो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है। तो मैं मान लेता हूं ना ये माइनर है, ना अनसाउंड माइंड है, ना डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है। तो इसका मतलब ये कंपीटेंट पार्टी है, यस। सेकंड कंडीशन क्या थी? फ्री कंसेंट। क्या ए के ऊपर कार खरीदने के लिए कोई दबाव डाला गया? ए के ऊपर कार खरीदने के लिए कोई दबाव डाला गया, हाँ भाई कार खरीदी खरीद? या बी के ऊपर कोई दबाव डाला गया तो कार बेच ही बेच? दोनों अपनी इच्छा से खरीद बेच रहे हैं, तो फ्री कंसेंट है। थर्ड, क्या ये लॉफुल ऑब्जेक्ट है? क्या शोरूम वाला जो कार बेच रहा है, बी का शोरूम है, क्या वो लॉफुल है? यस। क्या ए के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉफुल कंसिडरेशन है जो वो कार खरीद रहा है? यस। क्या ये चीज ऐसी है, ये कोई ऐसी चीज है पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल है, कार बेचना इंडिया में पॉसिबल है, आप पे पैसे आप चीज ले लो। और 6, क्या आपके और शोरूम वाले के बीच में रिलेशन लीगल है, सोशल है? लीगल है। इसका मतलब ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन गया। इसका मतलब किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो ये 6 की 6 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। अगर 6 में से एक भी पूरी नहीं हुई तो एग्रीमेंट एग्रीमेंट ही रह जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। एग्रीमेंट एग्रीमेंट ही रह जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ये बात समझ आती है? तो आपको 6 की 6 कंडीशन पूरी करनी है तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। अब इसको बुक से स्टार्ट करते हैं, है ना? तो गाइस अब आपने देख लिया कि किसी एग्रीमेंट में अगर ये 6 की 6 कंडीशन पूरी होंगी तभी वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वरना वो एग्रीमेंट एग्रीमेंट ही रह जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, all contracts are agreements, but all agreements are not contracts. All agreements are not contracts. जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो एग्रीमेंट है ही, लेकिन जो एग्रीमेंट है वो जरूरी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। इसका मतलब ये है, एग्जांपल लेके अभी हमने जैसे बात की, जैसे मैं गया एक दुकानदार के पास और मैंने उसको बोला कि भैया मेरे को आपसे बाइक खरीदनी है, तो मैंने उसे ऑफर दिया, उसने मेरे को कहा खरीद लो, उसने मेरे को एक्सेप्टेंस दी, तो यही बात नहीं पड़ेगी? ऑफर एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट तो हो गया। अब हमारे को देखना है कि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा या नहीं बनेगा। तो अब एनफोर्सेबिलिटी की 6 कंडीशन चेक करनी है। क्या मैं कंपीटेंट पार्टी हूं? यस। क्या वो कंपीटेंट पार्टी है? यस। नेक्स्ट, कंपीटेंट पार्टी होने के बाद क्या मेरे को बाइक खरीदने के लिए किसी ने कोई दबाव डाला? नहीं।
क्या उसको बेचने के लिए किसी को दबाव डाला? नहीं। फ्री कंसेंट है, यस, सेकंड कंडीशन पूरी हो गई। थर्ड, क्या जो बाइक बेचना वो लॉफुल ऑब्जेक्ट है? यस। क्या बाइक खरीदना वो लॉफुल कंसिडरेशन है? यस। क्या ये ऐसी चीज जो पॉसिबल नहीं है, वॉइड है? नहीं है, इजीली पॉसिबल है, बेकी जा सकती है। फिफ्थ, ये नॉट डिक्लेरेटिव वर्ड वाले पॉइंट में भी नहीं आ रहा। सिक्स, क्या शोरूम वाले और मेरे बीच में रिलेशन लीगल बनेंगे, सोशल बनेंगे? लीगल बनेंगे, क्योंकि हर चीज रजिस्ट्री होगी मेरे नाम पे, हर चीज ट्रांसफर होगी। इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। और जब कॉन्ट्रैक्ट बना तो कॉन्ट्रैक्ट में तो एग्रीमेंट ऑटोमेटिक कवर होता ही है, इसीलिए हमने लाइन बोली क्या, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। जरा ये समझो कैसे। एग्जांपल, मैं माइनर हूं, मैं एक दुकान के ऊपर गया और मैंने उसको बोला कि भैया मेरे को चीज खरीदनी है। उसने कहा भैया खरीद लो। अब एक चीज समझो, मैंने उसे ऑफर दिया, उसने मेरे को एक्सेप्टेंस दी, एग्रीमेंट तो हो गया, लेकिन क्या ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि सर मैं माइनर हूं और माइनर कंपीटेंट पार्टी नहीं होता, तो मैंने एनफोर्सेबिलिटी वाली पहली कंडीशन पूरी नहीं करी। इसका मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो एग्रीमेंट है, लेकिन जो एग्रीमेंट है वो जरूरी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ये बात हमारे को समझ आ गई। तो अब नीचे आते हैं, अब स्टार्ट कर रहे हैं इसको बुक से। जरा देखो, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज एच, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 2 क्लॉज एच क्या बोलता है? एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। अब एग्रीमेंट का मतलब भी समझाया गया, जरा देखना। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। ये टेक्निकल भाषा है, अब इसको समझाऊंगा। इसका मतलब क्या है? इन सिंपल वर्ड्स एग्रीमेंट देख लो क्या है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। ये मैं तुम्हें समझा ही चुका हूं, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट होता है। अब इसकी टेक्निकल भाषा भी समझ लो क्या है। जैसे मान लो ए ने बी को ऑफर दिया, ए ने बी को ऑफर दिया, आई वॉन्ट टू सेल यू माई पेन, आई वॉन्ट टू सेल यू I want to sell you my pen at rupees 10, at rupees 10। मैं आपको अपना 10 रुपए में पेन बेचना चाहता हूं। तो ए ने बी को ऑफर दिया, तो मैं कह सकता हूं ए ऑफरर हो गया और बी ऑफरी हो गया। बी ने कहा ओके आई एम विलिंग टू बाय दिस पेन, आई एम विलिंग टू बाय दिस पेन एट रुपीज 10। तो बी ने क्या दी? एक्सेप्टेंस। ए ने बी को ऑफर दिया था बेचने का और बी ने एक्सेप्टेंस दी खरीदने की, तो मैं कह सकता हूं एग्रीमेंट हो गया। यस, एग्रीमेंट तो हो गया। अब एक चीज देखो, अब इसको दूसरी भाषा में समझो। जब ए ने बी को बोला कि भाई मैं तेरे को अपना पेन बेचना चाहता हूं और बी ने ए को बोला कि मैं तेरा पेन खरीदना चाहता हूं, तो दोनों तरफ से प्रॉमिस भी तो है। ए ऐसे इसको उल्टा समझ लो कि ए कह रहा है कि भाई तू मेरा पेन खरीदेगा तो मैं वादा कर रहा हूं मैं तेरे को बेच दूंगा, और बी कहता है ठीक है मेरी तरफ से भी वादा है मैं खरीद लूंगा। तो मैं कह सकता हूं कि ए ने बी को जो ऑफर दिया वो ऑफर ही प्रॉमिस था, और बी ने जो ए को एक्सेप्टेंस दी कि हाँ मैं खरीद लूंगा, तो वो भी एक प्रॉमिस है, वादा कि हाँ मैं खरीद लूंगा। तो बी ने जो ए को एक्सेप्टेंस दी वो भी एक प्रॉमिस है। तो अब जरा समझो, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस, पहले एक प्रॉमिस था, फिर यहां से एक्सेप्टेंस आई तो क्या बन गया? दो प्रॉमिस, इधर से ही प्रॉमिस आ गया। तो प्रॉमिस प्रॉमिस क्या हो गया? सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। कंसिडरेशन क्या है सर? इधर से क्या जा रहा है? पेन, उधर से क्या आ रहे हैं? पैसे। इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट। तो सीधी सी भाषा में ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। ये लॉ मेकर की टेक्निकल भाषा थी और उसका सिंपल मतलब वही है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। अब जरा देख लो, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस। जब इधर से ऑफर गया तो प्रॉमिस था, जब उधर से भी एक्सेप्टेंस आई तो सेट ऑफ प्रॉमिस बन गया, दोनों तरफ से प्रॉमिस आगे। फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, दोनों कंसिडरेशन दे रहे हैं एक दूसरे को, उधर से क्या जा रहा है? पेन, उधर से क्या आ रहा है? पैसे। इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट। इन सिंपल वर्ड्स ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। अब आता है टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट। ये तुम्हारे को मैंने ऑलरेडी करा दी, नीचे ऊपर एग्जांपल अपने आप पढ़ोगे। टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट तो मैंने बता ही दिया, लीगल एग्रीमेंट क्या होते हैं, सोशल एग्रीमेंट क्या होते हैं। और तुम्हें पता है कि एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर एग्रीमेंट बनाना है तो वो सोशल नहीं होना चाहिए, वो लीगल होना चाहिए। ये सारे एग्जांपल डले हुए हैं। अब आता है इन्फोर्सेबिलिटी का मतलब और इन्फोर्सेबिलिटी के लिए कंडीशंस। जरा देखो, डिक्शनरी मीनिंग ऑफ एनफोर्सेबिलिटी। एनफोर्सेबिलिटी इज कंप्लायंस विद द लॉ, रूल और ऑब्लिगेशन। एनफोर्सेबिलिटी क्या है? लॉ को कंप्लाई करना, रूल को फॉलो करना और ऑब्लिगेशन को फॉलो करना। What agreements are valid contracts? कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे? तो जो लिखा आ गया, अगर आप सेक्शन 10 की कंडीशंस पूरी करोगे तब। पहला, द पार्टीज मस्ट हैव इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस, जो छठा वाला पॉइंट हो गया जो हमने समझाया था, लॉफुल रिलेशंस, लीगल रिलेशंस वो होने चाहिए। द पार्टीज मस्ट फ्रीली कंसेंट टू एंटर इनटू एग्रीमेंट, वो फ्री कंसेंट वाला पॉइंट आ गया। नेक्स्ट, द पार्टीज मस्ट बी कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कंपीटेंट पार्टी वाला पॉइंट आ गया।
देयर मस्ट बी लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन वाला पॉइंट आ गया। द ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल, एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, वो वाला पॉइंट भी आ गया। द एग्रीमेंट इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, एग्रीमेंट आपका वॉइड नहीं होना चाहिए। और ये 6 कंडीशन नहीं पूरी हो गई। और लास्ट पॉइंट तो सिंपल है, द लीगल फॉर्मेलिटीज फॉर एंटरिंग इनटू सच अ कॉन्ट्रैक्ट आर कंप्लीटेड। ये कुछ भी नहीं है, जब आप सारी की सारी कंडीशन पूरी कर दोगे तो इसका तो ऑटोमेटिक लीगल रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, लीगल फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। तो नीचे वो ये बता रहा है, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल्स ऑल द अबव, मैंने ऑल को अंडरलाइन भी कर रखा, ऑल द अबव मेंशन कंडीशन अगर सारी पूरी होंगी, देन कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ माना जाएगा। अब आता है एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गए? फॉलोइंग आर द 2 एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहला, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, सेकंड, द एग्रीमेंट मस्ट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में बनाना है तो 2 चीजें चाहिए, पहला एग्रीमेंट होना जरूरी है, नेक्स्ट एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होना जरूरी है। नीचे इन अदर वर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी ही कॉन्ट्रैक्ट है। अब मेरे क्वेश्चन है तुमसे, यहां तक तो बात समझ आती है। नीचे डिफरेंस है बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। मेरा तुमसे क्वेश्चन है, एग्रीमेंट बड़ा या कॉन्ट्रैक्ट बड़ा? एग्रीमेंट ज्यादा बड़ा है या कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा बड़ा है? इसको और सिंपलीफाई करूं तो मतलब एग्रीमेंट का स्कोप ज्यादा वाइडर है या कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप ज्यादा वाइडर है? एग्रीमेंट का स्कोप ज्यादा वाइडर है, कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप ज्यादा वाइडर है? सर इंडिया में ना अगर तुम किसी बच्चे से पूछोगे तो ज्यादातर बच्चे यही बोलते हैं कि सर कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा बड़ा है। क्योंकि वो क्यों बोलते हैं बड़ा, उसको तुम्हें रीजन समझ आ गया होगा। क्योंकि सर कॉन्ट्रैक्ट जो बनता है वो किसको जोड़ के बनता है? कॉन्ट्रैक्ट में 2 चीजें कवर होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट में 2 चीजें कवर होती हैं, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी, प्लस एनफोर्सेबिलिटी। तो इंडिया में आप किसी से भी पूछ लो कि एग्रीमेंट बड़ा या कॉन्ट्रैक्ट बड़ा, वो हमेशा वो बंदा कॉन्ट्रैक्ट ही बड़ा बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसको दिखता है कि 2 चीजें जुड़ के बन रहा है, एग्रीमेंट तो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, इसलिए वो बोलता है कॉन्ट्रैक्ट बड़ा। लेकिन एक्चुअल में हम स्कोप के हिसाब से बात करें तो स्कोप एग्रीमेंट का ज्यादा वाइडर है। अब जरा समझो एग्रीमेंट का स्कोप ज्यादा वाइडर क्यों है। सर एक माइनर भी है, उसमें ऑफर दिया, सामने वाले ने एक्सेप्टेंस दी, तो एग्रीमेंट तो बन गया। अब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, क्यों? क्योंकि वो अनसॉन माइंड है। सिमिलरली अगर कोई बंदा अनसॉन माइंड है, वो ऑफर दे रहा है, सामने वाला एक्सेप्टेंस दे रहा है, तो एग्रीमेंट तो बन गया लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा क्योंकि वो अनसॉन माइंड है। सिमिलरली किसी ने हमारे ऊपर प्रेशर डाल के हमारे से कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी, तो वो एग्रीमेंट तो बन गया लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि फ्री कंसेंट नहीं है। इसका मतलब एग्रीमेंट तो हमेशा बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब 6 कंडीशन पूरी होंगी। इसका मतलब एग्रीमेंट तो बन ही जाता है ऑफर एक्सेप्टेंस होता ही, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं बनेगा उसके लिए 6 कंडीशन चेक करनी होती है। इसका मतलब एग्रीमेंट का स्कोप ज्यादा बड़ा है, कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप नैरो है। एग्रीमेंट का स्कोप ज्यादा वाइडर है, कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप नैरो, क्योंकि एग्रीमेंट हमेशा हो ही जाता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वो बनेगा सिर्फ तभी जब 6 कंडीशन पूरी करेगा। इसका कॉन्ट्रैक्ट कभी बन भी सकता है और नहीं भी, लेकिन एग्रीमेंट तो हमेशा हो जाता है, इसलिए एग्रीमेंट का स्कोप ज्यादा वाइडर है। अब बुक में डिफरेंस है, जरा आप देख लो क्या है। अब तुम्हें ऑलरेडी डिफरेंस आता है, मेरे को कुछ कराने की जरूरत नहीं है, जरा देख लो। इन अदर वर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी, तो मैंने कराई दिया। डिस्टिंक्शन बिटवीन एन एग्रीमेंट एंड अ कॉन्ट्रैक्ट, कहता है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट फर्क क्या है। मीनिंग एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। क्रिएशन ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मींस ड्यूटी, जो आपको लीगली फॉलो करना है। कहता है एक एग्रीमेंट, देखो अगर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना तो आपको लीगली फॉलो करने की जरूरत है ही नहीं। देखो एन एग्रीमेंट डज नॉट क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन अनलेस इट सेटिस्फाइड द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 10। आ गई ना बात। एक एग्रीमेंट आपके ऊपर तब तक लीगली बाइंडिंग नहीं होगा, आपको तब तक फॉलो नहीं करना जब तक वो सेक्शन 10 की सारी कंडीशन पूरी नहीं करता। इसका मतलब क्या, सेक्शन 10 में क्या, एनफोर्सेबिलिटी कंडीशन। इसका मतलब एक एग्रीमेंट आपको तब तक फॉलो नहीं करना जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। लेकिन अ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स नेसेसरली, कॉन्ट्रैक्ट नेसेसरी क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो हमेशा आपके ऊपर लीगली बाइंड होगा। क्यों? और आपको हमेशा फॉलो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट हमेशा कवर होता है। नेक्स्ट स्कोप, अभी मैंने बता दिया एन एग्रीमेंट इज वाइडर इन स्कोप, एग्रीमेंट का स्कोप वाइडर है, कॉन्ट्रैक्ट हैज नैरो स्कोप, कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप नैरो है। वन इन अनदर, ये भी मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि जो एग्रीमेंट एनफोर्सेबिलिटी की कंडीशन पूरी नहीं करेगा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। लेकिन बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हैं। कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो एग्रीमेंट हमेशा है, लेकिन एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तब तक नहीं बनेगा जब तक वो सेक्शन 10 की कंडीशंस पूरी नहीं करेगा। यहां तक आपको बात समझ आती है। अब नीचे आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ये क्या चीज है जरा देखते हैं। तो गाइस अब हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये बहुत सारे आपको ऑलरेडी आते हैं, सिर्फ एक बार देखने हैं।
पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। क्रिएशन के अंदर दो क्या कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, एक आता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एक आता है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब पहला पढ़ते हैं, अ कॉन्ट्रैक्ट मेड ईदर इन रिटन वर्ड्स और स्पोकन वर्ड्स। अब तो तुम्हारे को ऑलरेडी पता है क्या था एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, वो होते हैं या तो जो बोल के करे हैं या लिख के करे हैं। जैसे एग्जांपल, हम भैया एक दुकान पे गए, हमने भैया को बोला फ्रूटी की बोतल दे दो, हमने उसको पैसे दिए, उसने हमारे को फ्रूटी की बोतल दे दी, हमने ऑफर दिया, उसने एक्सेप्टेंस दी, हमने पैसे वैसे दिए, तो सारी कंडीशन पूरी हो गई। तो वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट था, एक्सप्रेस था लेकिन ओरल वाला। केस 2, हम एक शोरूम में गए, हमने उसको बोला भैया कार खरीदनी है, अब भी, और उसने कहा भैया खरीद लो, हमने पैसे वैसे दिए, सब कुछ हुआ, अब भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन अब राइटिंग में होगा, हमारे नाम पे प्रॉपर आरसी आएगी, सब कुछ आएगा। तो वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी एक्सप्रेस है लेकिन वो राइटिंग वाला है। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं विच आर मेड ईदर इन रिटन वर्ड्स और इन स्पोकन वर्ड, जो है बोल के करें या लिख के करें। अब आता है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट इन्फर्ड, इन्फर्ड का मतलब होता है पता लगाना, बाय द कंडक्ट ऑफ अ पर्सन और द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो ना बोल के करा ना लिख के करा फिर भी हो गया, उसे हम बोलते हैं इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। दोबारा बोल रहा हूं, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो ना बोल के करा ना लिख के करा, उसे हम बोलते हैं इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। सर ऐसा कैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है? अब जरा मैं कुछ एग्जांपल लेके बात करता हूं, तुम्हारा 2-3 एग्जांपल समझाता हूं। सर आप लोगों ने देखा होगा, जब आप दिल्ली मेट्रो पे गए, दिल्ली मेट्रो में गए, तो आपने दिल्ली मेट्रो में टोकन लगाया, और टोकन लगाने के बाद आप लोग एंटर कर गए। एंटर करने के बाद जब आप प्लेटफॉर्म पे आते हो, तो क्या मेट्रो वाले को बोलते रोक रोक रोक, मेरे को अंदर आना है? क्या मेट्रो वाला प्लेटफॉर्म पे रोकने के बाद आपको बोलता है कि हाँ भाई अंदर आ जा? जब मेट्रो प्लेटफॉर्म पे आती है, वो गेट खोलती है, उसका गेट खोल देना ऑफर था, आप अंदर चले आते हो, आपका अंदर जाना एक्सेप्टेंस था। इसका मतलब ये ना बोल के हुआ ना लिख के हुआ, लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? इंप्लाइड। ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? अ कॉन्ट्रैक्ट इन्फर्ड बाय द कंडक्ट ऑफ अ पर्सन और द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। यहां कंडक्ट किसका है? आपका। सर्कमस्टांसेस क्या है कि मेट्रो रुक गई और आप उसके अंदर चढ़ गए। कंडक्ट ऑफ अ पर्सन, सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो या तो कंडक्ट से पता लग रहा है, सर्कमस्टांसेस से पता लग रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंप्लाइड। यहां तो पर्सन का कंडक्ट भी है, सर्कमस्टांसेस भी है। अगर आप मेट्रो वाला जो ड्राइवर है उसका कंडक्ट मान लो, और यहां जो सर्कमस्टांसेस है, गेट खुले आप चढ़ गए, वो सर्कमस्टांसेस भी हो गए। या आपका मान लो चढ़ना वो है। लेकिन केस 2 लेके बात करते हैं। आप लोगों ने, जो बहुत सारे लोग इंडियन रेलवेज में बैठे होंगे, ट्रेन में गए होंगे, तो ट्रेन में आपने देखा होगा, आज की डेट में तो मेरे को पता नहीं लगी होती नहीं लगी होती, पहले ना मशीन्स लगी होती थी, वेइंग मशीन, वहां पे वेट नापने वाली मशीन होती थी, द इंडियन रेलवेज में प्लेटफॉर्म पे होती थी, और उसमें ना लाइट जल रही होती थी। और उसमें क्या होता था कि आप 10 रुपए का कॉइन डालो, पहले तो 5 रुपए का होता था, फिर लेटर ऑन 10 का हो गया था। आप 10 रुपए का कॉइन डालो, आप उस मशीन के ऊपर चढ़ जाओ, और वो आपको वजन बता देगी, और वो आपको आपका वेट बता देगी। जब आपने 10 रुपए का कॉइन डाला और आप मशीन पे चढ़े, आपका चढ़ना क्या था? ऑफर। जब उसने आपको वजन बता दिया, वहां से स्लिप निकल के आई, वो क्या थी? एक्सेप्टेंस। क्या आपने मशीन को बोला था हाँ भाई मैं चढ़ने लगाऊं? क्या मशीन ने आपको बोला था मेरे पे चढ़? नहीं। मतलब ना तो बोल के हुए ना लिख के हुए, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ये भी क्या? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, ये भी क्या? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। केस 3, एटीएम। पैसे निकलवाने जाते हो, एनी टाइम मशीन, एटीएम है ना। एटीएम के अंदर जब आप पैसे निकलवाने जाते हो, तो एटीएम में हम लोग शॉर्ट में बोलते थे एनी टाइम मशीन, लेकिन एटीएम की आपको फुल फॉर्म पता होगी कुछ और। तो जब आप एटीएम में पैसे निकलवाने जाते हो, तो आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग अंदर अपना कार्ड लगाते हो, वो आपसे आपका पासवर्ड मांगता है, और उसके बाद आप वहां से कार्ड बाहर कर लेते हो, और वहां एक्सेप्टेंस होती है। क्या आपने बोला था? क्या आपने लिखा था? नहीं, आपने खाली पासवर्ड डाला और आपको वो दे दिया। कोई लिख के थोड़ी बोला था कि हाँ भाई मेरे को कुछ चाहिए। वो आपसे आपका एक यूनिक पासवर्ड मांग रहा था बेसिकली। हालांकि एटीएम को ना लेके ना हमेशा एक कंफ्लिक्ट रहा है। कंफ्लिक्ट किस तरफ से रहा है कि वो कुछ लोग उसको एक्सप्रेस में गिनते हैं कि वो राइटिंग में तो है ही ना, आपने लिख के करा उसके साथ, तो इसीलिए हम एटीएम वाले एग्जांपल को पेपर में नहीं लिखते। लेकिन एटीएम भी एक किस्म से इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रहता है, क्योंकि लिखना दोनों का एंड से नहीं हो रहा, दोनों तरफ से बात नहीं हो रही। आपने खाली उनको लिख के दिया, उन्होंने ऑटोमेटिक प्रोसेस करके आपको पैसा निकाल कर दे दिया। वहां पर कोई बैक एंड पे बंदा नहीं है, वो मशीन ही सारी प्रोसेसिंग कर रही है। तो वो भी क्या है? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट समझ आ गया, जो कंडक्ट से पता लग रहा है, सर्कमस्टांसेस से पता लग रहा है। नीचे कूली वाला एग्जांपल दिया इन्होंने, कूली वाला। ये कूली वाला क्या है आपको समझा देता हूं। कूली वाला आपने देखा होगा कि आप जब प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हो, तो कूली से आप सिर्फ पैसे की बात करते हो, वो सामान ऑटोमेटिक उठा लेता है। इंप्लाइड है कि कूली है तो सामान ही उठाएगा। जैसे उसने आपका सामान उठा लिया, तो वो बोले या ना बोले, तो ये बात इंप्लाइड है। वो आप वो सिर्फ आपसे सिर्फ इतनी बात करेगा जाना कहां है।
लेकिन आपने उससे माल उठाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था। वो तो अलग बात है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है इंडिया के अंदर, पैसे नहीं मिले तो, मतलब पैसे की बात ना बने कोहली से तो, लेकिन उसका प्लेटफॉर्म पे आकर माल उठाना ये ऑटोमेटिक ऑफर है। और अगर आप उसको कुछ नहीं बोलते और आप जानते हो कि हाँ भाई ये बाहर जहां तक आप जा रहे हो आपके पीछे पीछे चलेगा, आपने देखो ना कितने कुली ऐसे हैं चुपचाप आए माल उठाया, आप उनको देख रहे हो, पैसे भी लोग तय नहीं करते और वो आपके साथ साथ चला गया, तो वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? एम्प्लॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। ये तो आप पे डिपेंड करता है उससे क्या बना रहे हो, एक्सप्रेस है एम्प्लॉइड, आप उससे बात करके लेके जा रहे हो तो एक्सप्रेस है, अब उससे बात नहीं कर रहे तो एम्प्लॉइड है। अब इन सारी चीजों में क्वेश्चन आता है बच्चे के दिमाग में, क्योंकि आप फेस टू फेस में होते थे क्वेश्चन पूछते कि सर अभी आपने बोला था कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए 6 कंडीशन जरूरी है। सपोज कोई ऐसा बंदा है जो वेट वेइंग मशीन पे चढ़ा, वो माइनर है, या सपोज कोई ऐसा बंदा है जो मेट्रो में चढ़ा, वो माइनर है, और माइनर तो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता है ना, माइनर के साथ तो कि कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं। अगर आपने देखा था कंपीटेंट पार्टी होना चाहिए, वो माइनर तो है नहीं, तो सपोज अगर वो है तो फिर वो एम्प्लॉइड कैसे बनेगा, और माइनर तो जाता है। तो सर एक चीज बता देता हूं, हम उसे कॉन्ट्रैक्ट कब मानेंगे? आपने एक इको में एक टर्म पढ़ी होगी सेट्रिस पेरिबस, इको में एक टर्म पढ़ी थी सेट्रिस पेरिबस, किसका मतलब होता है कीपिंग अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, कीपिंग अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। तो उसका मतलब क्या होता है, हम कुछ प्रिजम्पशन लेके चलते हैं। हम जब यहां पे भी जब इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो हम एक कुछ प्रिजम्पशंस लेके चल रहे हैं। कैसे प्रिजम्पशंस? कि सर जब ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा तो एनफोर्सेबिलिटी की 6 कंडीशन पूरी हो रही होंगी, ये हम प्रिजम्पशन लेते हैं। नेक्स्ट आता है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट और इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एक ही बात है, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एक ही बात है, अलग तरीके से बताया कि टैसिट का मतलब इंप्लाइड होता है। तो जो ऊपर पढ़ चुके नीचे एग्जांपल वही दिया हुआ एटीएम वाला। अब आता है ई कॉन्ट्रैक्ट्स। ई कॉन्ट्रैक्ट्स आपके कोर्स में था नहीं, लेकिन मैंने डाल दिया छोटा सा एक शॉर्ट में आपको समझने के लिए। ई कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? जिसमें वो कह रहा है ईडीआई होता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज होता है। क्या होता है? ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। अच्छा एक बात समझी होगी, आप लोग अमेजोन से माल मंगाते हो, आप लोग अमेजोन के अलावा आप लोग और भी कितनी वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, यहां से माल मंगाते हो, तो आप उनसे कुछ डेटा शेयर करते हो। जब आप माल मंगाते हो आप उनको अपना एड्रेस देते हो, सबको देते हो, पेमेंट शेयर करते हो, वो आपको अपने पूरी की खोल के देते हैं, आपको किस किस में क्या क्या माल सिलेक्ट करना है, उसके उधर से भी इंफॉर्मेशन आ रही है, यहाँ से भी इंफॉर्मेशन आ रही है, वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं आपको कैसा माल चाहिए, आप उन्हें बता रहे हो इस तरीके का चाहिए, फिर आप अपना एड्रेस देते हो, फिर वो वहां से आपको माल सेंड करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है। तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वो कैसे बना है? इलेक्ट्रॉनिकली बना है। उसे हम बोलते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट्स, उसे हम क्या बोलते हैं? ई कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये आपकी एक कैटेगरी और खत्म हो गई है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, ई कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। दो तरीके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो कह रहा है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। जरा समझो ये क्या है। अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच बोथ द पार्टीज, अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच बोथ द पार्टीज हैव फुलफिल देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पे दोनों पार्टीज ने अपनी ड्यूटी को पूरा कर दिया, दोनों पार्टीज की जो ड्यूटी बनती थी उन्होंने पूरा कर दिया, उसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेड। इन अदर वर्ड्स एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट इज वन वेयर नथिंग रिमेन्स टू बी डन बाय ईदर पार्टी। तो एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे दोनों पार्टी के द्वारा कुछ भी करने को बाकी नहीं रहा। एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। आप मेरी शॉप पे आए और सपोज मान लो मेरी केमिस्ट की शॉप है, आपने मेरे को बोला सर एक क्रोसिन की टैबलेट का पत्ता दे दो, मैंने आपको क्रोसिन की टैबलेट का पत्ता दे दिया। आपने मेरे से पूछा कितने पैसे का, मैंने कहा 20 रुपए का, आपने मेरे को 20 रुपए पकड़ाए, मैंने आपको क्रोसिन टैबलेट का पत्ता दे दिया। तो यहां ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों? मेरी ड्यूटी क्या थी? आपको दवाई देना, आपकी ड्यूटी क्या थी? मेरे को पैसे देना। दोनों पार्टीज ने अपनी ड्यूटी को पूरा कर दिया, उसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। जरा देख लो, अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच बोथ द पार्टीज हैव फुलफिल्ड देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन। दोनों की जो ड्यूटी बनती थी अगर उन्होंने पूरी कर दी तो फिर वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। इन अदर वर्ड्स एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट इज वन वेयर नथिंग रिमेन्स टू बी डन बाय ईदर पार्टी, जहां पे दोनों की तरफ से कुछ भी बाकी नहीं रहा। नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच बोथ द पार्टीज हैव स्टिल टू फुलफिल द रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पे दोनों पार्टीज की परफॉर्मेंस अभी पेंडिंग है। अब जरा समझना इसका एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। आप मेरे पास आए सपोज मेरी एकेडमी में फेस टू फेस पढ़ने के लिए, और सपोज आप मेरी एकेडमी में आए और आपने मेरे से पूछा सर आपकी कंपनी लॉ की फीस कितनी है? मैंने कहा बेटा 10,000 रुपीज। आपने पूछा कितनी है? मैंने कहा 10,000। तो बच्चे ने कहा कि सर आपको कितने टाइम में आप कोर्स करा दोगे? मैंने कहा 4 मंथ्स में करा दूंगा। तो बच्चा कहता है ठीक है सर, मैं आपके रिसेप्शन पे 1,000 रुपीज देके जा रहा हूं और बाकी के पैसे मैं आपको 10 डेज में दे दूंगा। अब ऑफर एक्सेप्टेंस हो चुकी है, क्योंकि उसने मेरे को ऑफर दिया, मैं पढ़ना चाहता हूं, मैंने एक्सेप्टेंस दिया, पढ़ लो। पैसे उसने मेरे को सिर्फ 1,000 रुपए दिए और उसके उसने कहा कि मैं 10 दिन में पैसे अरेंज करके दे दूंगा। अब इसको देखो, क्या आपकी जो ड्यूटी बनती थी पूरे पैसे देना, क्या आपने दिए? नहीं दिए, आपने खाली अभी 1,000 रुपए दिए, आपके 9,000 रुपए पेंडिंग है।
क्या मेरी जो ड्यूटी बनती थी आपको पढ़ाना, क्या मैंने पढ़ाया? मैंने भी नहीं पढ़ाया। अभी मेरे को भी 4 महीने में पूरा कोर्स कराना है, मैंने भी अभी कोर्स नहीं कराया। इसका मतलब ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ये कौन सा है? एग्जीक्यूटरी। अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच बोथ द पार्टीज हैव स्टिल टू फुलफिल देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस। जहां पे दोनों पार्टीज की परफॉर्मेंस अभी आउटस्टैंडिंग है, उसे हम क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। उसे हम क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। जहां पे दोनों पार्टीज की परफॉर्मेंस क्या है? आउटस्टैंडिंग। दोनों पार्टीज की परफॉर्मेंस पेंडिंग है, उसे हम क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी। पहला आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मेरे को कराने की जरूरत नहीं है। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सेटिस्फाई ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज लेड डाउन इन सेक्शन 10 एंड एनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। सीधी सी भाषा में वो ये बोल रहा है कि जो सेक्शन 10 की सारी कंडीशन पूरी कर लेगा वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। और सेक्शन 10 की आपको 6 कंडीशन पता ही है, फटाफट बोलो। कंपिटेंट पार्टीज, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड एंड लीगल रिलेशंस, प्लस साथ में एग्रीमेंट होना जरूरी है। अगर ये चीजें पूरी हो रही हैं तो फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। बस इतना ही है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन अब जो चीज मैं कराने जा रहा हूं ना, बड़े ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं जो चीज कराने जा रहा हूं, एक है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, एक है वॉइड एग्रीमेंट। इन दोनों में फर्क पता होना चाहिए। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट में फर्क पता होना चाहिए कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है और वॉइड एग्रीमेंट क्या है। इन दोनों में फर्क पता होना जरूरी है। जरा समझो क्या है, मैं तुम्हें बताता हूं। सर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, सुनना बड़े ध्यान से, जिस टाइम किया गया था उस टाइम एनफोर्सेबल था, उस टाइम पॉसिबल था, लेकिन लेटर ऑन ड्यू टू सर्टेन रीजंस इम्पॉसिबल हो गया या अनएनफोर्सेबल हो गया, तो उसे हम बोलेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिस टाइम किया गया था उस टाइम पॉसिबल था, अगर वो लेटर ऑन बाद में अनएनफोर्सेबल बनता तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन एक ऐसा एग्रीमेंट जो स्टार्टिंग से ही वॉइड है, जो पॉसिबल ही नहीं है, तो वो वॉइड एग्रीमेंट है। इसका मतलब जो स्टार्टिंग से ही पूरा नहीं हो सकता वॉइड एग्रीमेंट है। लेकिन एक ऐसा एग्रीमेंट जिस टाइम किया गया था उस टाइम पॉसिबल था, बाद में इम्पॉसिबल बनता था, फिर वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। तो वॉइड एग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही नहीं हो सकता, और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जिस टाइम किया गया था उस टाइम पॉसिबल है, बाद में इम्पॉसिबल बनता है। मैं एग्जांपल लेके बात करता हूं। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि आज से आफ्टर 6 मंथ्स ये दोनों मैरिज कर लेंगे। आफ्टर 6 मंथ्स ये दोनों क्या करेंगे? मैरिज करेंगे। आज से 6 महीने बाद दोनों शादी करेंगे, दोनों शादी करेंगे। इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो दोनों बीच में, क्योंकि 6 महीने बाद शादी होनी है, तो दोनों ने घूमने का प्रोग्राम बनाया और दोनों घूमने गए। तो मीनवाइल शादी से पहले ही, मान लो सपोज आफ्टर 3 मंथ्स, जब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करा उसके 3 महीने बाद, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट करने के 6 महीने बाद इनकी शादी होनी थी, और कॉन्ट्रैक्ट करने के 3 मंथ्स बाद इन लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया घूमने का। ये दोनों घूमने गए, तो घूमते वक्त इन दोनों का एक्सीडेंट हो गया। और मान लो जब एक्सीडेंट हुआ उसमें से बी पागल हो गई, जो लड़की है वो, उसका एक्सीडेंट हुआ, उसकी वजह से वो अनसॉन माइंड हो गई, उसकी वजह से वो क्या हो गई? अनसॉन माइंड हो गई। तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, या उल्टा लड़का अनसॉन माइंड हो गया, लड़की नहीं हुई, दोनों में से कोई एक अनसॉन माइंड हो गया, या ऐसा भी हो सकता है दोनों पागल हो गए, तो जो भी है, ले दे के जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट किया गया था उस टाइम पॉसिबल था, लेकिन लेटर ऑन ड्यू टू सर्टेन रीजंस ये इम्पॉसिबल हो गया। क्यों? क्योंकि सर इनमें से एक पार्टी अनसॉन माइंड हो गई। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो इसे हम क्या बोलेंगे? वॉइड। इसे वॉइड एग्रीमेंट क्यों नहीं बोल रहे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सर स्टार्टिंग में तो तब दोनों साउंड माइंड थे ना, और स्टार्टिंग में पॉसिबल था। ये तो एक्सीडेंट होने के बाद उसमें से एक पार्टी अनसॉन माइंड हुई है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया? वॉइड। एक और एग्जांपल लेके बात करते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का। एग्जांपल, ए ने बी को ऑफर दिया कि मेरे को 5 kg प्लास्टिक बैग्स चाहिए। ए ने बी को ऑफर दिया मेरे को 5 kg प्लास्टिक बैग्स चाहिए। बी ने भी एक्सेप्टेंस दी, ठीक है मैं सप्लाई कर दूंगा। तो ए कौन हो गया? ऑफरर। बी कौन हो गया? ऑफरी। ए ने पूछा कब देगा, इसने कहा विद इन 3 मंथ्स दे दूंगा। इसने कब बोला? इसने क्या बोला? विद इन 3 मंथ्स सप्लाई कर दूंगा, विद इन 3 मंथ्स सप्लाई कर दूंगा। जब इसने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करा, आफ्टर 1 मंथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन आ गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन आ गई कि आज से प्लास्टिक बैग्स बैन है, आज से प्लास्टिक बैग्स बैन है। तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिस टाइम किया गया था उस टाइम पॉसिबल था, लेकिन लेटर ऑन ड्यू टू सर्टेन रीजंस क्या बन गया? इम्पॉसिबल। क्योंकि सरकार ने क्या कर दिया, 3 महीने में सप्लाई होनी थी, लेकिन उससे पहले ही सरकार ने
जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट उसके 1 महीने बाद ही सरकार ने क्या करा, प्लास्टिक बैग्स को बैन कर दिया, तो इनका कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक अनएनफोर्सेबल हो गया। क्यों? क्योंकि सर ये अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, और आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल, तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं वॉइड एग्रीमेंट की बात करूं, ये तो दोनों वॉइड कॉन्ट्रैक्ट थे, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट समझ आ गया, जिस टाइम किया गया था उस टाइम पॉसिबल था, बाद में अगर अनएनफोर्सेबल होता है या इम्पॉसिबल होता है तो वो क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जो चीज स्टार्टिंग से ही पॉसिबल नहीं है वो क्या, वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट का एग्जांपल लेके बात करते हैं। ए ने बी को बोला तेरे को 2 लाख रुपए दूंगा, आसमान में जितने तारे गिन के दिखा दे। बी ने कैसे, मैं कौन सी बड़ी बात है मैं गिन दूंगा, लेकिन क्या आपको पता है ये बात क्या स्टार्टिंग से पॉसिबल है? नहीं, तो ये वॉइड एग्रीमेंट है। तो ये क्या है, वॉइड एग्रीमेंट, क्योंकि स्टार्टिंग से पॉसिबल नहीं है, तारे गिनना पॉसिबल नहीं है। केस 2, ए ने बी को बोला तेरे को 2 लाख रुपए दूंगा, जुपिटर पे जाके, मतलब अनदर प्लेनेट पे जाके 10 पंखे बेचा। बी कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, बेच दूंगा। क्या ये भी पॉसिबल है? नहीं, तो ये भी स्टार्टिंग से ही क्या है, वॉइड। इसका मतलब जो एग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही वॉइड है उसे हम क्या बोलेंगे, मतलब जो चीज स्टार्टिंग से नहीं पूरे हो सकते उन्हें वॉइड एग्रीमेंट बोलेंगे। जो जिस टाइम किए गए थे एग्रीमेंट उस टाइम पॉसिबल थे, अगर बाद में इम्पॉसिबल होते हैं, अनएनफोर्सेबल होते हैं, तो वो क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब जरा देख लो, एन एग्रीमेंट मे बी एनफोर्सेबल एट द टाइम व्हेन इट वाज मेड, बट लेटर ऑन एट द, देखो लिखा गया ना, एन एग्रीमेंट मे बी एनफोर्सेबल एट द टाइम व्हेन इट वाज मेड, उस टाइम एनफोर्सेबल था जिस टाइम किया गया था, बट लेटर ऑन ड्यू टू सर्टेन रीजंस इट मे बिकम वॉइड एंड आफ्टरवर्ड्स। लेटर ऑन देखो क्या बना, सर्टेन रीजंस की वजह से वॉइड बन गया, मतलब यूजलेस बन गया और अनएनफोर्सेबल बन गया। एग्जांपल देखो, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी ईच अदर बिफोर द टाइम फिक्स फॉर देयर मैरिज, ए गोज मैड। ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट करा था कि शादी करेंगे आपस में, और जब उनकी शादी का टाइम पीरियड फिक्स हो तो उससे पहले ही ए पागल हो गया, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड। In this case, the contract was valid at the time of formation, but it become void afterwards. जिस टाइम किया गया था उस टाइम पॉसिबल था, लेकिन बाद में क्या बन गया, ये void। नेक्स्ट आता है void agreement। कहता है an agreement not enforceable below is said to be void agreement। एक ऐसा एग्रीमेंट जो स्टार्टिंग से enforceable नहीं है, फिर वो void agreement है, जिसका एग्जांपल हमने दे दिया। ये सारे एग्जांपल जितने बता रहा हूं साथ साथ लिखते हैं ना, ताकि बाद में भूलो ना। इसमें एग्जांपल वो लिख सकते हो, जुपिटर वाला या तारे गिनने वाला। अब आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है, ये क्या है, जरा इसको देखते हैं। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स ना नाम से ही क्लियर हो रहा है, वॉइडेबल, वॉइड होने योग्य, वॉइड हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जिनको बेसिकली वैलिड भी बनाया जा सकता है और वॉइड भी बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल लेकर बात करेंगे वो अभी। तो पहले ना ये थोड़ी बुक की वर्डिंग टेक्निकल है, इसको थोड़ा सा ना मैं बहुत सिंपल सी भाषा में लिख देता हूं, तो पहले उसको लिख लेना आप सिंपल वर्डिंग को, तो हम फिर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ेंगे। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं जरा लिखना। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स are those contracts in which a aggrieved party has the option to make it valid or void, to make it valid ऐसे नहीं, वैसे मत लिखो, थोड़ी सी वर्डिंग चेंज करवा रहा हूं। A voidable contracts are those contracts in which aggrieved party has the option to make the contract valid or void। अब बेटर रहेगा। तो voidable contract वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें अग्रीव पार्टी का मतलब होता है दुखी पार्टी, जिसके साथ गलत हुआ है, हैज द ऑप्शन टू मेक इट वैलिड और वॉइड। उस कॉन्ट्रैक्ट को चाहे तो वैलिड में, टू मेक दैट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड और वॉइड। एग्जांपल लेके बात करते हैं, बड़े ध्यान से सुनना तब ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। सपोज मान लो मेरे को वॉचेस का बहुत शौक है, मेरे एक फ्रेंड है, उसने मेरे को बोला कि भाई सो एंड सो शॉप के ऊपर ना बहुत अच्छी अच्छी जापानीज वॉच मिल रही है 500 रुपए में। मैं सुन के हैरान हो गया, यार जापानीज वॉच 500 रुपए में, जापानीज वॉच तो इतनी महंगी आती है। तो मैं उस शॉपकीपर पे गया
और मैंने उसको बोला कि भाई मेरे को मेरे एक फ्रेंड ने बोला है कि आपकी शॉप पे जैपनीज वॉच सिर्फ 500 रुपए में मिल रही है, दे दो। उस शॉपकीपर ने मेरे को जैपनीज वॉच दे दी 500 रुपए की। मैं मजे से, अच्छा ऑफर एक्सेप्टेंस हो गया मेरा उसके साथ, करेक्ट, वॉच में लेके आ गया। अब मैं उस वॉच को पहन के मजे से घूम रहा हूं। लेटर और मेरे को मेरा एक दूसरा दोस्त मिल गया और उसने मेरे को बोला भाई वॉच तो बड़ी सुंदर लग रही है, कहां से लेके आया है? मैंने बोला भाई उस शॉप से लेके आया हूं, सो एंड सो शॉप से। मेरे को किसी ने बताया था कि इस शॉप पे जैपनीज वॉच सस्ती मिल रही है, इसलिए मैं शॉप से लेके आया हूं। तो मेरे दोस्त मेरे को बोलता है भाई तेरा उसने पागल बना दिया, जिस शॉप पे तू गया है उस दुकानदार ने तेरा पागल बना दिया। जिस शॉप पे तू गया था वो बेसिकली वो जैपनीज वॉच बेच ही नहीं रहे, वो चाइनीज वॉच है, वो जैपनीज का ठप्पा लगा लगा के बेच रहे हैं। वॉच चाइनीज है लेकिन उसके ऊपर ठप्पा किसका लगा रहे हैं? जैपनीज का, और लोगों को ये बोल के बेच रहे हैं कि जैपनीज है लेकिन एक्चुअली में वो चाइनीज वॉच है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, एक क्या, मेरे दिमाग में आता है कि यार दुकानदार ने मेरे साथ गलत करा है, मैं उसको बोलूं पकड़ अपनी घड़ी, उसके मुंह पे मार के और उसको बोलूं मेरे पैसे वापस कर। इसका मतलब अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर रहा हूं? वॉइड बना रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं कि तेरा मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, मेरे को मेरे पैसे वापस कर। केस टू, मेरे दिमाग में आता है यार ऑल्दो उसने मेरे को चाइनीज वॉच जैपनीज बॉल के बेच दी, हाथ में पहनी हुई सुंदर भी लग रही है, और पैसे भी उसने कौन सा मेरे से चाइनीज जैपनीज वाले लिए, पैसे तो उसने मेरे से चाइनीज वाले लिए 500 रुपए। तो मैं लुटा तो हूं नहीं, बस इसने एक ही धोखा दिया, क्या, चाइनीज जैपनीज बोल के बेची, लेकिन उसने मेरे से कम पैसे तो चाइनीज वाले लिए और सुंदर भी लग रही है, छोड़ पहने रखते हैं कोई बात नहीं, जो दे दी सो दे दी। तो इसका मतलब अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैंने उसे क्या कर दिया, वैलिड बना दिया। तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको दुखी पार्टी को, जो जिसको गलत वॉच दी गई थी, मैं, जिसको दुखी पार्टी चाहे तो वैलिड बनाए चाहे तो वॉइड बनाए, इज कॉल्ड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि अगर मैं उसको उसकी वॉच वापस करके अपने पैसे वापस मांग के आता, इसका मैंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, इसका मतलब मैंने कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना दिया। अगर मैं उसको बोलता नहीं जी नहीं, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को रखूंगा अपने पास, मैं इस घड़ी, अगर मैं उसको कुछ नहीं बोलता, अगर सपोज मैं घड़ी पहन के मजे से घूमता रहता, छोड़ जो हो गया सो हो गया, तो उसको मैंने मतलब मैंने वैलिड ही बनाए रखा, मैंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करा, इसका मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको दुखी पार्टी चाहे तो वैलिड बनाए चाहे तो वॉइड बनाए, कॉल्ड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये तो तुम्हारे को मैंने ना सिंप्लीफाइड वर्डिंग लिखवा दी। अब जरा इसकी टेक्निकल वर्डिंग देखते हैं जो लॉ मेकर ने लिखी है, वो क्या है। देखो, एन एग्रीमेंट इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इफ, एक एग्रीमेंट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा इफ इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द एग्रीड पार्टी, एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द, एक लाइन डाल दो, ऑप्शन ऑफ अग्रीव पार्टी, ऑप्शन ऑफ अग्रीव पार्टी, एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव पार्टी, एंड रिमेन, अग्रीव पार्टी तुम्हें समझ आता है, दुखी पार्टी, एंड रिमेन्स वैलिड अंटिल रिजाइंडेड बाय हिम, और वो एग्रीमेंट तब तक वैलिड रहेगा जब तक मैं उसे रिजाइंड नहीं करता। रिजाइंड का मतलब होता है कैंसल, रिजाइंड मींस कैंसल, रिजाइंड मींस कैंसल। तो वो कह रहा है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसको दुखी पार्टी चाहे तो वैलिड बनाए चाहे तो वॉइड बनाए, तो मैं बता चुका। तो अब वो यहां पे कैसे बोल रहा है कि सर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसको अग्रीव पार्टी चाहे तो वैलिड बनाए और वो तब तक वैलिड रहेगा जब तक वो उसे कैंसिल नहीं करता। मतलब क्या, अगर जिसके साथ में से मेरे को उन्होंने गलत घड़ी दी, तो अगर मैं उस घड़ी को मजे से पहन के घूम रहा हूं तो वह एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। अगर मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देता हूं, उसको जाके बोलता हूं चल मैं पकड़ अपनी घड़ी, मेरे को मेरे पैसे वापस कर, इसका मतलब मैंने कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन कर दिया, और रिजाइन कर दिया मतलब मैंने कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना दिया। तो ले देखिए वो कह रहा है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तब तक वैलिड होता है जब तक हम उसे कैंसिल नहीं करते, अगर कैंसिल कर देंगे तो वॉइड हो जाएगा, कैंसिल नहीं करेंगे तो वैलिड होगा। एंड इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी, अदर पार्टी कौन है? वो सेलर, उसकी तरफ से एनफोर्सेबल कोई ऑप्शन नहीं है, उसने तो हमारे साथ गलत ही करा है, ऑप्शन खाली हमारे पास है, हम उसे वैलिड बनाया वॉइड बनाया, उसने तो हमारे साथ फ्रॉड ही करा था, उसने तो एनफोर्सेबल वाला काम किया ही नहीं था, उसने तो एनफोर्सेबल वाला काम किया नहीं था, उसने तो हमारे साथ क्या किया था, फ्रॉड। उसने हमारे को चाइनीज वॉच जैपनीज बोल के बेची थी, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, ऑप्शन सिर्फ हमारे पास है, दुखी पार्टी के पास। ये खत्म हो गया तुम्हारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आता है एन एग्रीमेंट द ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज अनलॉफुल, द ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज अनलॉफुल इज इलीगल एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्या इलीगल एग्रीमेंट? तो कहता है इलीगल एग्रीमेंट वो होते हैं जिसका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है। एग्जांपल, मैं इंडिया में कंपनी बना रहा हूं चरस गांजा बेचूंगा, एग्जांपल मैं इंडिया में कंपनी बना रहा हूं AK-47 बेचूंगा, एग्जांपल मैं इंडिया कंपनी बना रहा हूं ड्रग्स बेचूंगा। ऐसी में कोई भी कंपनी बना रहा हूं उसका ऑब्जेक्ट क्या है? अनलॉफुल, तो वो क्या माना जाएगा? इलीगल एग्रीमेंट माना जाएगा। और इसी और याद रखना, मैं हमेशा एक बच्चे को चीज सिखाता हूं, ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड एग्रीमेंट्स। मैं एक बच्चे को हमेशा चीज सिखाता हूं, ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड एग्रीमेंट्स बट
all void agreements are not illegal agreements. तो जितने इलीगल एग्रीमेंट है वो तो हमेशा वॉइड है। अच्छा, वॉइड क्यों है? जब इंडिया में इलीगल है तो ऑटोमेटिक करना तो पॉसिबल है ही नहीं। जैसे सपोज मैं चरस गांजा के लिए कंपनी बना रहा हूं, मैं ड्रग्स के लिए कंपनी बना रहा हूं, मैं आर्म्स एम्युनिशन की कंपनी बना रहा हूं बिना लाइसेंस के, तो वो सब इलीगल है और वो वॉइड भी है। वॉइड के मतलब यूजलेस तो आई, जब मैं को अलाउड ही नहीं है लीगली करना तो फिर वो यूजलेस ऑटोमेटिक वॉइड भी है। लेकिन सारे वॉइड एग्रीमेंट इलीगल नहीं होते। जो इलीगल है वो हमेशा वॉइड है। मैंने समझाया क्योंकि वो इलीगल है तो इसलिए करना पॉसिबल नहीं है, और करना पॉसिबल ही नहीं है तो यूजलेस है, वॉइड है। लेकिन जितने वॉइड है वो जरूरी नहीं है इलीगल हो। एग्जांपल, एक माइनर किसी दुकान पे जाके कॉन्ट्रैक्ट करता है, एग्रीमेंट करता है, माइनर किसी दुकान पे जाके एग्रीमेंट करता है, तो माइनर के द्वारा क्या, नॉर्मल बाइक खरीदने के लिए कुछ भी, तो माइनर के द्वारा किया गया एग्रीमेंट वॉइड है, यूजलेस है, क्योंकि वो इनकम्पिटेंट पार्टी है, लेकिन इलीगल नहीं है। माइनर किसी दुकान से आके कोई खाने की चीज लेता है वो वॉइड है लेकिन इलीगल नहीं है। इसका मतलब कोई अनसॉन माइंड जाके किसी दुकान से जाके कोई चीज लेता है तो वो वॉइड है लेकिन इलीगल नहीं है। लेकिन अगर हम कोई ड्रग्स वगैरह लेते हैं तो वो इलीगल भी और वॉइड भी है। इसका ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड एग्रीमेंट्स बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल एग्रीमेंट्स। ये बात खत्म हो गई। अब आते हैं नीचे, अब आता है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी यूनिलेटरल वेयर one of the party has performed his obligation either before or at the time when the contract comes into existence। वो कहता है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट वो है जहां पे एक पार्टी ने अपनी ड्यूटी को पूरा कर दिया लेकिन दूसरे की पेंडिंग है। यूनि मीन सिंगल। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, आप हमारी एकेडमी में आए, आपने मेरे को बोला कि सर मेरे को आपसे पढ़ना है, मैंने कहा पढ़ लो। आपने मेरे से पूछा अपने आपकी फीस कितनी है, मैंने कहा 10,000 रुपए। आपने पूरी की पूरी 10,000 रुपए की फीस पकड़ा दी और आप अगले दिन से क्लास आना शुरू हो गए। इसका मतलब आपने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। क्या मैंने अपनी ड्यूटी पूरी करी? नहीं सर, मेरा कोर्स अभी भी 4 महीने बाद पूरा होगा। तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? यूनिलेटरल, जहां पे एक पार्टी ने अपनी ड्यूटी को पूरा कर दिया लेकिन दूसरे की तरफ से पेंडिंग है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? यूनिलेटरल। अच्छा, बच्चा बोलता सर वो ऊपर आपने एग्जीक्यूटरी करवाया था उसमें भी तो वो 1,000 रुपए देके दे गया था, तो वो यूनिलेटरल नहीं था। सर उसमें वो 1,000 रुपए जो देके गया था वो क्या पूरी उसने पेमेंट करी थी? खाली 10,000 में से सिर्फ 10% की पेमेंट करी थी, 1,000 रुपए की, बस 1,000 की, तो उसने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करी। इसका अगर उसने थोड़ी बहुत पार्ट पेमेंट करी है तो वो फिर उसकी ड्यूटी पूरी कंप्लीट में नहीं आएगा। ड्यूटी पूरी कब होगी? जब उसका जितनी उसके एंड में बनती है सारा पूरा कर दिया। तो इसका मतलब अगर एक बच्चे ने पूरी फीस दे दी और मैंने अभी नहीं पढ़ाया तो वो यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है और दूसरे की ड्यूटी अभी पेंडिंग है। अब आता है बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट वो है, कह रहा है जहां पे दोनों की परफॉर्मेंस अभी आउटस्टैंडिंग है। जैसे एग्जांपल, आप हमारी एकेडमी में आए, आपने 1,000 रुपए पकड़ा दी और आपने कहा आपकी फीस कितनी है? 10,000 रुपए। मैंने कहा 10,000 रुपए। आपने मेरे को 1,000 रुपए पकड़ाए, आपने कहा ठीक है मैं 2-3 दिन में आता हूं और देखता हूं मेरे को कैसा लग रहा है और मैं 10 दिन के बाद पैसे दूंगा। क्या आपने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी? नहीं। आपने अभी खाली 1,000 रुपए दिए, आपको 10,000 देने थे। क्या मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी? नहीं। इसका मतलब जहां पे दोनों पार्टीज की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है वो बायलेटरल है। तो बच्चा बोलेगा सर ये तो आपने ऊपर एग्जीक्यूटरी में भी बताया था। यस, ये वही है। इसका लो एग्जीक्यूटरी का ही दूसरा नाम क्या है? बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। देख लो, अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी बायलेटरल if the obligation of the parties are outstanding, if the obligation of both the parties are outstanding, दोनों पार्टीज की obligation means duties अगर आउटस्टैंडिंग है तो उसे हम एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दे आर देयर फॉर एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं अगर दोनों पार्टीज की परफॉर्मेंस क्या है? आउटस्टैंडिंग। तो इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आपका एक बेस तैयार हो गया। अगली वीडियो में ऑफर से स्टार्ट करेंगे डिटेल में। अब इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते हैं। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।